एसोसिएशन। ठीक है, कंटेंट्स में मोटे मोटे आपको पहले बता चुका हूं कि सर 6 कंटेंट होते हैं। ठीक है, और ओपीसी है तो एक एडिशनल आ जाएगा। अदरवाइज कंटेंट्स ये बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। एग्जाम का क्वेश्चन है ये कि सर नेम क्लॉज होता है, कंपनी का नाम क्या है। ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, कंपनी किस ऑब्जेक्टिव से बनी है। देन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है मत लिखना, कौन से स्टेट में है ये लिखना, किस आरओसी के जुरिस्डिक्शन में। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। उसके बाद में लाइबिलिटी क्लॉज कि सर कंपनी की लाइबिलिटी कैसी है ये मत लिखना भैया। सर कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ये वर्ड्स गलत हो जाएंगे। सर कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है, वेदर इट इज लिमिटेड और अनलिमिटेड। इफ लिमिटेड, वेदर इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स और वेदर इट इज लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, ये इस तरीके से बताना। तो सर नेम क्लॉज हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज हो गया, कौन से, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सर कौन से स्टेट में है, स्टेट का नाम बताना होता है इन केस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो हो जाएगा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा उनको अटेन करने के लिए हमको और क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं वो बी पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, देन लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी नॉट ऑफ कंपनी बट ऑफ मेंबर्स। मैं जो छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं ना उनके नंबर्स होते हैं, ध्यान रखना कि सर लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड, ऐसे नहीं करते हैं। एंसल फर्नांडीज, एंसल मॉर्निंग में कितनी बजे उठता है? सर क्लास 10 बजे है तो मैं 10 बजे उठूंगा, क्लास 10:15 है तो मैं 10:15 उठूंगा। यू आर माई अलार्म क्लॉक। ऐसे मत कर यार, ठीक है चलो। मैं सवेरे 4 बजे रख दूंगा एंसल सर क्लास। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो सर लाइबिलिटी क्लॉज के बाद में आता है ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज या कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज बोलते हैं तो इसमें डिटेल किसकी देते हैं सर, ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड और सॉरी ऑथराइज्ड कैपिटल की 3 डिटेल्स देते हैं जो मैंने आपको बताया था कि सर ऑथराइज्ड कैपिटल इतने लाख रुपए की है, डिवाइडेड इनटू दिस मेनी नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज दीज ईच। यानी कि फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स और टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, ये 3 चीजें यहां पर बताते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है सर सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज यानी कि किस किस ने सब्सक्राइब किया है टुवर्ड्स दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे अपना नाम लिख के सब्सक्राइब कर देते हैं ना कि हाँ आज से हम इस कंपनी के मेंबर्स हैं, हमने इतने शेयर लिए हैं। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज यदि नॉर्मल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो 2 से 200 के बीच में कुछ भी हो सकता है। सर पब्लिक कंपनी है तो 7 और नो लिमिट कुछ भी हो सकता है। और यदि वो ओपीसी है तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में केवल और केवल एक जने का नाम आएगा, ये बात भी आप जानते हैं। तो ये तो हो गए सर 6 क्लॉजेस, कौन से, 1, 2, 3, 4, दिस इज फिफ्थ and this is sixth. In case if it is an OPC, then it will also have a nominee clause. दिमाग में फिट हो गया ये जिंदगी भर के लिए जो मैंने अभी लास्ट 5 मिनट में बताया? यस सर। नींद से उठा के पूछूं, यदि जिया वोरा को नींद से उठा के यूं हिला के पूछूं, जिया बता 2 into 2 कितने होते हैं, तो सोचने की जरूरत नहीं है। सर क्या बकवास सवाल पूछा है, 4। ठीक है, तो उसी तरीके से जिया वोरा को नींद से उठा के पूछूं, जिया वोरा बता 6 क्लॉजेस कौन से होते हैं, सर क्या बकवास सवाल पूछा है, ये 6 क्लॉजेस होते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, नथिंग डूइंग। चलिए आ जाइए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स। कहाँ चले गए भाई, आज जिया वोरा पढ़ेगी। जिया अच्छे से पढ़ना। Hi, sir. Content of the memorandum, the name of the company name clause with the last word limited in the case of a public limited company or the last words private limited. In the case of private limited company, this clause is not applicable on the companies formed under Section 8 of the Act. ठीक है, तो सर क्या बोल रहे हैं अपन सब जानते हैं, इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी देन वॉट एवर द नेम इज, उसके नाम के अंत में वर्ड प्राइवेट लिमिटेड होगा। ठीक है, इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी देन ऐसा नहीं है कि नाम के आगे वर्ड पब्लिक लिमिटेड हो जाएगा, वी विल जस्ट नीड टू ओमिट दिस वर्ड, इट विल बी XYZ लिमिटेड।
ठीक है। यदि वर्ड प्राइवेट नहीं है, वो अपने आप में दर्शाता है कि वो एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है। तो सर नेम ऑफ द कंपनी, नंबर वन, नेम क्लॉज, नाम अजीब सा भी नहीं होना चाहिए। सर नाम किस हिसाब से रखना है ये आप पढ़ोगे अपने एलएलबी एक्ट में, क्योंकि वहां इस चीज को डिटेल में डिस्कस किया गया है, यहां इस चीज को डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है। तो इधर टेंशन मत लो। ठीक है। वहां पर आपको डिटेल में पता पड़ेगा एलएलबी एक्ट में कि सर नाम कैसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने उस दिन बताया था ना, एंसल फर्नांडिस या कोई दूसरा आदमी बोल ले पाकिस्तान इत्र प्रोवाइडर्स प्राइवेट लिमिटेड, ना 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 ना, ऐसा नहीं रखना है अपने को। तो नाम कैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत डिटेल वहां पर पार्टनरशिप या एलएलबी में थोड़ी बहुत डिटेल अपन देख लेंगे। यहाँ कंपनीज एक्ट में अपने को तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। तो सर प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी के आगे वर्ड लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड क्या दिखाता है कि सर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है। चलिए, नेम क्लॉज। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी है यदि, इफ इट इज अ सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है जिया बोरा? हाँ सर। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है बेटा? मतलब नाम बोलूं? मतलब कैसी कंपनी होती है सेक्शन 8 के अंडर बनने वाली कंपनी? अम्म, मतलब वो चैरिटेबल पर्पस को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल सही, कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, या जिनको अपन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी भी बोलते हैं, और कई जने इनको एनपीओ भी बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तीनों ये एक ही बात है। कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, या ऐसा कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। नॉट फॉर प्रॉफिट का ये मतलब नहीं होता है कि सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा सकती। सर वो बिल्कुल प्रॉफिट कमा सकती है, पर उस प्रॉफिट को डिविडेंड जैसे बांट नहीं सकती। तो फिर सर प्रॉफिट कमाने का क्या मतलब? तो सर केवल आप अपने ऑब्जेक्टिव, जो भी उस कंपनी सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, क्या भूखे लोगों को खाना खिलाना, या फिर क्या ऑब्जेक्टिव है, बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन देना लो कॉस्ट में, आप उसमें वो प्रॉफिट काम ले सकते हो उसी ऑब्जेक्टिव के लिए। सेक्शन 8 कंपनी के लिए अपन ने पढ़ा था कि अपने नाम के आगे वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने से छूट मिल जाती है। जिस दिन उनको सेक्शन 8 का लाइसेंस मिलता है, किससे मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। इसी के साथ में उनको एक छूट मिल जाती है कि उन्हें अपने वर्ड के आगे, उन्हें अपने नाम के आगे वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने से छूट मिल जाती है। क्लियर है ना यार? देखो कितना इजी है, आप फ्लो में आ जाओगे ना, चीजें अपने आप एक के बाद एक के बाद एक निकलती जाएगी। मिदुष मोदी, यस और नो? मिदुष, पीछे इतने सारे क्या सर्टिफिकेट्स लगा रखे हैं तूने दीवार पे? नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है, वो कुछ पेंटिंग टाइप कुछ तो है। अच्छा, पेंटिंग टाइप है। मेरे को लगा स्कूल में तेरे को बहुत सारे सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट मिलने लगते हैं। ठीक है चलो, सीए की डिग्री वहां देखनी है मेरे को मिदुष, समझ लेना। ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ भाई जिया। हाँ। The name including phase electoral trust may be allowed for registration of companies to be formed under Section 8 of the Act in accordance with the Electoral Trust Scheme 2013 notified by the Central Board of Direct Taxes CBDT. For the companies under Section 8 of the Act, the name shall include the words Foundation, Forum, Association, Federation, Chambers, Confederation, Council, Electoral Trust, and the like, etc. The Companies Incorporation Rules 2014. देखो, कोई भी, अब जैसे अपना कंपनीज एक्ट है बेटा, तो कंपनीज एक्ट अकेला नहीं पढ़ते हैं, इसके साथ में इसके अंडर कुछ रूल 2014 में बने, कुछ रूल्स 2015 में बने, ऐसे। मतलब कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ होगा कि मतलब मेन चीज ये है, और इसकी डिटेल्स आपको रूल्स में, एक्स वाई जेड रूल्स जो भी बने हुए हैं उनमें दी हुई होगी। तो सर उन रूल्स के साथ में क्लब करके अपने को एक्ट पढ़ना पड़ता है, तो ही वो कंप्लीट कंपनीज लॉ होता है। ठीक है सर। सर कंपनीज एक्ट कब आया नया वाला? कि सर 2013 में आया, तो 2014 से इसके रूल्स भी बन के सामने आने चालू हो गए। यस सर। ठीक है।
तो सर एक है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, यानी कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो इसमें दिए हुए हैं, बनाने से रिलेटेड रूल्स, कंपनीज ब्रैकेट इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। सर ये क्या बोलता है, ये जो पैराग्राफ है ना आपका, ये टोटली समझने से ज्यादा आपको मगअप करने का है। क्या बोलता है कि सर सेक्शन 8 कंपनी जो है, अपन ने अभी पढ़ा, सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम के आगे वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने से छूट मिल जाती है, क्योंकि इन कंपनीज का नेचर कैसा है कि सर नेचर ऐसा है कि ये प्रॉफिट कमाने से ज्यादा ये चैरिटेबल पर्पस के लिए बनी है। तो जब अपन ने सेक्शन 8 कंपनीज पढ़ी थी तो वहां अपन ने कुछ सेक्शन 8 कंपनीज के एग्जाम्पल भी देखे थे कि फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ऐसा करके कुछ था, या फिर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वहां पर आप जाओगे वापस देखना, तो सर इन कंपनीज के नाम थोड़े से अलग से ही होते हैं। ठीक है, तो सर ये कंपनी जनरली अपने नाम के आगे क्या लगाती हैं कि सर फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर्स, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट, ऐसे नाम इनकी कंपनीज के आगे होने चाहिए। नॉर्मल लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो हो गई ये पहली बात। दूसरी बात कि सर सेक्शन 8 कंपनी जब रजिस्टर हो रही हो तो अपने नाम में इलेक्टोरल ट्रस्ट, सर कोई कोई जगह का इलेक्टोरल ट्रस्ट और बॉन्ड्स होते हैं बेटा, आप लोग को शायद ध्यान हो या नहीं हो। बीच में अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, बीच में क्या हो रहा था कि सर मान लो बीजेपी है या कांग्रेस है, तो वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस अपने डोनेशंस लेने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर सकती थी। ठीक है, बॉन्ड्स इशू कर सकती थी, लोग इनको डोनेशन इन बॉन्ड्स को खरीद के और फिर दे देते थे, तो वो इलेक्टोरल ट्रस्ट नाम की कोई चीज में कहीं चला जाता था, इलेक्शन में काम आता था वो पैसा इन पार्टीज के। तो ये स्पेसिफिक पैराग्राफ है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है, बस ये याद रख लेना कि सर सेक्शन 8 कंपनी अपने नाम के आगे वर्ड्स ये वाले यूज करने चाहिए, उसको मतलब इनमें से होने चाहिए रादर देन लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। और इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 कंपनी जैसे अलाउ किया गया है। इलेक्टोरल ट्रस्ट अभी बताया ना, जैसे बीजेपी और कांग्रेस और ये सब काम लेते हैं। ठीक है, और वो किस हिसाब से होगा इलेक्टोरल ट्रस्ट, कि सर वो होगा तो इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 के अनुसार होगा, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने। अब सर सीबीडीटी क्या काम करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कि सर अपने यहां पर इंडिया में टैक्सेशन दो तरीके से होता है बेटा, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये तुमको बस ठीक है नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इनकम टैक्स, जो कि डायरेक्टली आपकी इनकम से सरकार ले लेती है। सरकार बोलती है ना, फॉर एग्जाम्पल 12 लाख रुपए कमाए हैं, हमको कोई टैक्स नहीं चाहिए तुमसे। तुमने 12 लाख से ऊपर जितने भी कमाए, फॉर एग्जाम्पल 15 लाख तक कमाए हैं, तो 12 से 15 के बीच में आप हमको 10% टैक्स दे दो, यानी 3 लाख पे 10%, 30,000 टैक्स हमको दे दो। डायरेक्टली तुम्हारी इनकम में से ले लिया इनकम टैक्स, वो तो हो जाता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो डायरेक्टली नहीं छुपा के आपसे ले लेते हैं। जैसे कि मिदुष मोदी को एक चॉकलेट पसंद है, कौन सी चॉकलेट पसंद है मिदुष को, से फॉर एग्जाम्पल डेयरी मिल्क। तो अब मिदुष मोदी ने डेयरी मिल्क खरीद के लाया 100 रुपए वाला, उस पे जीएसटी ले लिया या नहीं ले लिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हाँ सर 18% का चार्ज हो गया जीएसटी। डायरेक्टली इनकम से तो नहीं काटा, पर कोई भी ये बिस्किट खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, डेयरी मिल्क खरीद रहा है, चॉकलेट खरीद रहा है, उस पे घड़ी खरीद रहा है, अपने हैंड वॉच खरीद रहा है, उस पे इनडायरेक्टली प्राइस में वो इंक्लूड कर लिया। तो सर डायरेक्ट टैक्स का देखने वाला कौन होता है, सीबीडीटी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये पूरा डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स किसके अंडर आता है सर, सीबीडीटी के अंडर आता है। ठीक है सर, तो सर ये जो है सीबीडीटी ने इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी सेक्शन 8 कंपनी के नाम से अलाउ किया है अंडर इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013। बस इतना समझाने की जरूरत भी नहीं थी, थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट मिल जाए इसलिए मैंने आपको ये इस पैराग्राफ की 3-4 बातें
समझाई है। ध्यान रखना आज दिन तक इधर से न तो कोई क्वेश्चन आया है, न ही लगता है कि आएगा, पहले 3 लाइंस से, ठीक है, न ही लगता है कि आएगा, ठीक है। आ जाए तो अब तुमको आता है किस तरीके से इसको हैंडल करना। पढ़ भाई नेक्स्ट लाइन, सुहान गोयल बोल। As per MC, हाँ, as per सर MCA तो notification, सुहान बोल। सर तो ये नेम क्लॉज के आंसर में ये मतलब इंक्लूड करना है कि अलग है उससे अरे नहीं, जरूरी वो नहीं है कि पैराग्राफ। बेटा, ये जरूरी नहीं है, बस इतना मेंशन करना, सेक्शन 8 वाला भी उसमें आ जाएगा। और सेक्शन 8 वाले में बस इतना लिख देना, सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम के आगे वर्ड लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाने से छूट मिलती है, बस इतना सफिशिएंट रहेगा बेटा नेम क्लॉज में, ठीक है। इतना यस। मेंशन करने के बाद में जो मैंने अभी बताया ना कि सेक्शन 8 कंपनी को छूट मिलती है प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लगाने से, उतना कर देना, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आ जाओ सेकंड नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ भाई जिया बुरा। as per MCA notification dated 5th June 2015, a government company name must end with the word limited. In the case of one-person company, the words one-person company should be included below its name. ठीक है, The एमसीए कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। सर कंपनी क्या होती है कि सर बॉडी कॉरपोरेट होती है ना, कंपनी इज अ बॉडी कॉरपोरेट। बॉडी कॉरपोरेट मींस सर आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना, अपने बनाने वालों से सेपरेट होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? बॉडी कॉरपोरेट बोलते हैं। तो सर जितनी भी बॉडी कॉरपोरेट्स हैं इंडिया में, वो किसके अंडर काम करती है सर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, एमसीए। वेबसाइट क्या है इसकी? mca.gov.in, ठीक है। तो मिनिस्ट्री कौन सी है? कॉरपोरेट अफेयर, जो कंपनी से रिलेटेड सारे काम देखती है। सर एमसीए ही एलएलपी से रिलेटेड सारे काम देखती है। एलएलपी कौन? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो भी अपने पार्टनर्स से अलग होती है। तो सर ये भी तो एक, एलएलपी भी तो एक बॉडी कॉर्पोरेट ही हुई। हाँ सर, एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट ही हुई, ठीक है। तो सर बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड काम कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो एमसीए ने एक नोटिफिकेशन निकाला था 2015 में कि सर गवर्नमेंट कंपनी का नाम हमेशा वर्ड लिमिटेड से ही एंड होगा, वो कभी भी प्राइवेट लिमिटेड नहीं कहलाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी जो भी है ना, वो हमेशा वर्ड लिमिटेड से ही एंड होगा, कभी भी प्राइवेट लिमिटेड नाम से एंड नहीं होगा, नंबर 1। और नंबर 2, सर जो ओपीसी होती है, उसे अपने नाम के आगे वर्ड वन पर्सन कंपनी इंक्लूड करना ही होगा। इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, द वर्ड्स वन पर्सन कंपनी शुड बी इंक्लूडेड बिलो इट्स नेम। आओ देखते हैं कुछ अपने को मिलता है क्या। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी, देखते हैं कैसे लिखते हैं ये लोग। नॉर्मल कंपनी का हो गया। चलो देखेंगे, मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ, कुछ मिलता है अपने को कंक्रीट तो। अ, ये सब जो है बनाने वाले आजकल वेबसाइट्स आ गए हैं, तो इन्होंने अपना करके रखा हुआ है। सेट कंपनी रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ओपीसी। ओपीसी में क्या होता है, जनरली आपको अपने नाम के आगे वर्ड एंड नीचे, सॉरी नीचे वन पर्सन कंपनी, जो भी आपका नाम है, जैसे एक्स वाई जेड प्राइवेट, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, और नीचे, क्योंकि ओपीसी तो हमेशा कैसी होगी सर? प्राइवेट कंपनी होगी, हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ दैट सिंगल मेंबर। उसको अपने नाम के नीचे वर्ड वन पर्सन कंपनी इस तरीके से लिखा हुआ बताना रहेगा, ताकि जो भी पढ़ने वाला है उसको समझ में आ जाए कि ये ओपीसी है भैया,
ठीक है, बस इतनी सी बात है। चलो, इसी के साथ में अपन ने नेम क्लॉज पूरा कर लिया है। कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम का सबसे पहला नेम क्लॉज, नाम कैसा होना चाहिए कि सर एंड में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जैसी भी कंपनी है, और यदि सेक्शन 8 कंपनी है तो ये दोनों नहीं लगाने हैं। हाँ, सेक्शन 8 कंपनी है तो इनमें से वर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है सर। यदि गवर्नमेंट कंपनी है तो नाम के अंत में वर्ड लिमिटेड आएगा, प्राइवेट लिमिटेड कभी नहीं आएगा। और यदि ओपीसी है तो नाम के नीचे वर्ड 1% कंपनी डालना पड़ेगा आपको, जिससे कि पता पड़े कि ये वाली कंपनी 1% कंपनी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाओ, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज पे। पढ़ भाई। हाँ, the state in which the registered office of company registered office clause is to be situated. देखो, The रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में आपको उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं बताना है। बच्चे क्या लिख के आ जाते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होगा इस क्लॉज में। अरे नहीं, आपको केवल उस स्टेट का नाम बताना है जहां पर उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। सर स्टेट से क्या लेना देना, इस स्टेट से वो पता पड़ जाएगा कि वो कौन से आरओसी के अंडर काम कर रही है। बस, कौन से आरओसी के जुरिस्डिक्शन में वो कंपनी रजिस्टर हो रही है वो पता पड़ेगा आपको। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया जा सकता है भविष्य में? एक बार मैंने बना लिया, मान लो गुजरात में मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस रखा। नाउ आफ्टर दैट कैन आई चेंज माय रजिस्टर्ड ऑफिस इफ आई वांट? कैन आई चेंज? यस, आई कैन चेंज। I can change my registered office. There is never a problem, but proper procedure follow करके होता है। और सर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से किसी वन फाइन डे गुजरात से राजस्थान ले गए, आरओसी को बताया ही नहीं। सर वहां पर आरओसी को भी तो एक आरओसी को भी तो दूसरे आरओसी को कम्युनिकेट होगा कि अब आरओसी ऑफ गुजरात विल कम्युनिकेट आरओसी ऑफ राजस्थान कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, ये वाली कंपनी तुम्हारे हवाले है अब से। ठीक है। तो सर अपनी मर्जी से नहीं, जिस दिन आप आरओसी के साथ में ये पूरा कंप्लायंसेस कर लेते हैं उसको बताने के कि अब से मैं चेंज कर रहा हूं, ये मेरा अपना रजिस्टर्ड ऑफिस, उस दिन से इफेक्टिव होगा। ठीक है, उससे पहले से ना होगा। प्रिशा, मुझे ये बता कि है ना, हाँ सर। रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों मेंटेन करते हैं अपन? क्या इंपॉर्टेंस है रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करने की? सर कंपनी का रजिस्ट्रेशन उस ऑफिस में होता है बिफोर इट ओपन्स, एंड उसमें सारी चीज़ें होती है रिगार्डिंग द कंपनी। एक तो कंपनी बिफोर इट ओपन्स तो कैसे ही उस एड्रेस पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा लेगी? ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया कि सर कंपनी खुलने के बाद पे या खुलने के साथ इस ऑफिस पे रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। तो खुलने से पहले रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं हो सकता। खुलने से पहले किसी भी एक बंदे का एड्रेस दिया जाएगा कि जब तक हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं हो जाता तब तक आपको हमें कोई भी कम्युनिकेशन भेजना हो कंपनी से रिलेटेड तो इस एड्रेस पे भेजेंगे। ये कहाँ पढ़ा था अपन ने? सेक्शन 7 जिस दिन पढ़ा था ना, इनकॉर्पोरेशन ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, उधर ये पढ़ा था कि खुलने से पहले यदि ये एड्रेस ले लो, यदि आपको हमको कोई भी कम्युनिकेशन भेजना हो तो इस एड्रेस पे भेजना। वो तो पहले की बात है। जिस दिन कंपनी खुल गई उस दिन से या उसके बाद से रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या महत्व होता है? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? सर कंपनी रिलेटेड सारी चीज़ें रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजी जाती है। सर मान लो उस कंपनी को, किसी को, चाहे आरओसी को, चाहे कोई मिस्टर थर्ड पार्टी है, एक्स मिस्टर एक्स है, इनको कंपनी को कोई भी नोटिस भेजना हो तो कहाँ भेजेंगे? इस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजेंगे। ये इंपॉर्टेंस होती है रजिस्टर्ड ऑफिस की। कानूनी नोटिस सारे कहाँ भेजे जाएंगे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजे जाएंगे। इस कंपनी को अपने जो भी जन्म लेने से लेकर और वाइंड अप होने तक के जितने भी कागज, चाहे ओरिजिनल में, चाहे उनके ट्रू कॉपी, या जो कॉपी समझ गए ना आप लोग, ट्रू कॉपी,
वो कहां पर मेंटेन करी जाएगी सर? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करी जाएगी आज दिन तक, जो भी है। ठीक है, तो सर लीगल नोटिस भेजना हुआ कंपनी या कंपनी से रिलेटेड लोगों को तो कहाँ भेज जाएंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। सर जो भी पेपर्स मेंटेन करने, चाहे ओरिजिनल में चाहे कॉपी में, वो कहाँ मेंटेन होंगे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। जैसे क्या क्या पेपर्स? कि सर मैंने जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो ओरिजिनल में कहाँ पड़ा रहेगा सर? यहाँ पड़ा रहेगा। सर कंपनी हर साल अपने एनुअल रिटर्न्स फाइल करेगी। यस सर, वो एनुअल रिटर्न्स कहाँ कहाँ मिलने चाहिए आपको? यहाँ मिलने चाहिए। कंपनी के एमओए एओए कहाँ मिल जाने चाहिए? कि सर यहाँ मिलने चाहिए। कि सर कंपनी ने मीटिंग्स ली होंगी शेयर होल्डर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उन मीटिंग्स में क्या हुआ सर? वो मिनट्स बनाते हैं। उन मीटिंग्स में क्या हुआ, उन मीटिंग्स के मिनट्स बना के सब उसमें साइन करते हैं कि हाँ आज की मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि कंपनी अपना एक ऑफिस वहां भी खोलेगी, यहाँ भी खोलेगी, ऐसे करके सब साइन करते हैं। वो मीटिंग के मिनट्स कहाँ पर मेंटेन किए जाएंगे सर? यहाँ पर किए जाएंगे। टाटा ग्रुप की जो कंपनी है टाटा सन्स, टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा सन्स लिमिटेड, 1913 के कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर हुई है। 1913 के कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर हुई है। वहां के रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके देखोगे ना, 1913 के आज भी हैंड रिटन मिनट्स ऑफ मीटिंग्स मिल जाएंगे तुमको, नीचे साइन किए हुए, मेंटेन करके रखे उन लोगों ने 1913 से आज दिन तक के। वहां पर गजब है, देख लो। ठीक है, तो सर रजिस्टर्ड ऑफिस का ये इंपॉर्टेंस होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो नेम क्लॉज कर लिया अपन ने, नाम कैसा कैसा होगा एमओए में। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कर लिया। तो सर रजिस्टर्ड ऑफिस में केवल एड्रेस नहीं बताते हैं, स्टेट बताते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है भैया, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर सी, ऑब्जेक्ट क्लॉज। बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है किसी भी कंपनी के लिए। सारी मेहनत इसी को ड्राफ्ट करने में लगानी चाहिए। ठीक है, भविष्य में क्या क्या काम कर सकते हैं, ये कहां से आएगा सर? ऑब्जेक्ट क्लॉज से आएगा। पढ़ भाई। The objects for which the company is proposed to be incorporated and any matter considered necessary in furtherance thereof object clause. ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा जिंदगी में ऑब्जेक्टिव क्या है, तो तुम्हारे मुंह से निकल के आना चाहिए सीए बनना। और केवल भोंदू सीए बनना नहीं, अच्छी क्वालिटी का सीए बनना। एक तो होता है जो जैसे तैसे पास हो जाता है, लेकिन जब मार्केट में फील्ड में उतरता है तो उससे कुछ नहीं होता है। अपने वैसा सीए नहीं बनना है। अपने को जिसका कंट्रोल या कमांड हो चीजों पे, वैसा सीए बनना है। समझ में आना चाहिए लॉजिक क्या है। कभी कोई कानून में गलती हो तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए ये लिखने की कि भैया आपने ये जो कानून ड्राफ्ट किया है इसमें ये यहाँ पर एनामोली है, कृपया इसको करेक्ट कीजिए। ऐसा सजेशन कभी मिनिस्ट्री को दिए देना है ना, उस क्वालिटी का सीए बनना है अपने को। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या होता है कि सर ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। जब मैंने आपको कल बताया था कि सर कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 1 के टेबल नंबर ए बी सी डी और ई, 5 अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज के ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताया हुआ है। कल ले जाके प्रैक्टिकली स्क्रीन पे खोल के बताया था या नहीं बताया था मैंने? हाँ सर, प्रैक्टिकली बताया था। तो सर उसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था कि सर मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी के ये हैं और इनको अटेन करने के लिए ये हमें दूसरे काम भी करने पड़ेंगे। जैसे कि मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी का है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको सर प्रीमाइसेस या तो खरीदना पड़ेगा या रेंट पे लेना पड़ेगा, या फिर सर मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी का है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, उसके लिए हमको मशीन्स परचेज करनी पड़ेंगी, उसके लिए लेबर को लेना पड़ेगा, उसके लिए हम 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं, उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं। तो जितने भी उससे रिलेटेड एंसिलियरी काम है वो सारे पार्ट बी में डाल देंगे अपन। ठीक है, तो सर ऑब्जेक्ट क्लॉज। अच्छा, क्या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी फॉर्म एक समय में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के लिए करी जा सकती है? हाँ सर। कि सर एक तो हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, दूसरा हम फ्रूट्स में ट्रेडिंग करेंगे, फलों का व्यापार करेंगे, और एक सीमेंट। हाँ सर, एक से अधिक
चीजों के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी एक साथ फॉर्म करी जा सकती है। देयर कैन बी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द कंपनी कैन बी फॉर्म्ड एट द सेम टाइम, देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ भाई। If any company has changed its activities which are not reflected in its name, it shall change its name in line with its activities within a period of 6 months from the change of activities after complying with all provisions as applicable to change of name. देखो, यदि ऐसा हो गया है कि कंपनी इनिशियली बनी थी, कंपनी इनिशियली तो बनी थी सीमेंट ट्रेडिंग के लिए, ठीक है सर। कंपनी ने अपना नाम रखा था जिया एंड प्रिशा, जिया एंड प्रिशा सीमेंट ट्रेडर्स लिमिटेड। ठीक है सर। कैसी कंपनी है सर? पब्लिक कंपनी है, क्योंकि वर्ड प्राइवेट लिमिटेड नहीं आया है, लिमिटेड वर्ड आया है। ठीक है, जिया एंड प्रिशा सीमेंट ट्रेडर्स लिमिटेड। ठीक है, और भी लोग थे, 7 से ज्यादा जने थे, घर वालों को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया, थोड़े थोड़े शेयर्स पकड़ा दिए कि आ जाओ हमारी कंपनी में, रोज रोज ऐसा मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने भी थोड़े थोड़े शेयर सब्सक्राइब कर लिए। ओके सर, जिया एंड प्रिशा सीमेंट ट्रेडर्स लिमिटेड, बहुत अच्छा काम सेटअप कर लिया इन्होंने सीमेंट ट्रेडिंग का। ठीक है, थोड़ा सा स्लम्प आया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, तब इन्होंने कहा यार चलो सीमेंट ट्रेडर्स जो है, सीमेंट ट्रेडिंग का काम बंद करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद सम अदर लाइन, लेट्स स्टार्ट द वर्क ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रेडिंग। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द वर्ड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रेडिंग। तो इन्होंने क्या किया, अपने एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड किया। जो भी प्रोसेस होती है वो हम बाद में समझेंगे। इन्होंने एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज को अमेंड किया, ये वहां से हटा दिया और ये यहां पर नया डाल दिया। ठीक है, तो अब ये कंपनी जिया एंड प्रिशा सीमेंट ट्रेडर्स लिमिटेड किस काम के लिए, काम करने के लिए ऑथराइज्ड हो गए? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ट्रेडिंग के लिए। लेकिन सर नाम में अभी भी क्या आ रहा है? नाम में अभी भी क्या आ रहा है? सीमेंट ट्रेडर्स आ रहा है ना? यस सर। तो सर ये जो अभी अपन ने पढ़ा था वो क्या बोलता है कि सर यदि आपने अपनी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज किया है और आपकी कंपनी का नाम प्रॉपरली उस काम को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, अदर चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो अभी तक पुरानी वाली चीज थी उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सर ये चेंज करने के 6 महीने के अंदर अंदर अपने काम के हिसाब से अपने नाम को अलाइन कर लेना। 6 महीने के अंदर अंदर अपने काम के हिसाब से अपने नाम को अलाइन कर लेना। यहाँ कहीं ना कहीं सीमेंट हटा के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ऐसे ही कोई नाम डाल देना। ठीक है, वापस देख लो कि सर if any company has changed its activities which are not reflected in its name, it shall change its name in line with activities within a period of 6 months from the change of activities after complying with all the provisions as applicable to the change of name। change of name के लिए जो भी जरूरी काम करना पड़ता है वो कंप्लाई करके 6 महीने में अपना नाम चेंज कर लेना। बात समझ में आई? इस पे आज दिन तक क्वेश्चन नहीं आया है, भर भर के चांसेस बनते हैं। अब क्या हो गया है, वो डिटेल्ड जगह खोज रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे, डिटेल्ड जगह पूछ रहे हैं, एकदम गहरी जगह, जहां बच्चे ने यदि गहरी स्टडी नहीं की हो तो वो आंसर नहीं कर पाएगा। ये तो सबको ध्यान होता है कि एमओए के 6 ऑब्जेक्ट, एमओए में 6 क्लॉजेज होते हैं, वो तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से क्वेश्चन आएगा तो सारे बच्चे आंसर दे देंगे। सर इतनी डिटेल में कोई याद नहीं रखता है कि 6 महीने के अंदर अंदर नाम चेंज किया है तो एक्टिविटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए नाम में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये वो जगह बन रही है जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए, तो हमने 3 क्लॉजेस कर लिए सर। कौन कौन से कर लिए? नेम क्लॉज कर लिया, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कर लिया, ऑब्जेक्ट क्लॉज कर लिया। ठीक है, अब अपन कर चलते हैं चौथी तरफ, सर लाइबिलिटी क्लॉज। सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन कर लो।